हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, जैसे कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। उसके बाद पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पोजीशन ऑफ अ डाइपोल, फिर पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारा डेरिवेशंस इस चैप्टर से पूछते हैं। जनरली एक या दो डेरिवेशंस इस चैप्टर से आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला डेरिवेशन है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कूलम्स लॉ क्या होता है पहले बता देता हूं मैं। मान लीजिए दो पॉइंट चार्जेस है, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस है, एक Q1 है एक Q2 है। ठीक है, दोनों प्लस हो सकता है या दोनों माइनस हो सकता है। ठीक है, तो दो पॉइंट चार्जेस है, दोनों सेपरेटेड है डिस्टेंस r से। तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है ना, अच्छा ये अगर दोनों प्लस है मान लीजिए, तो ए वाला A1 है A2 है, तो Q2 इसको रिपेल करेगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड सिमिलरली फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। F12 का मतलब होता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अच्छा, कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि force of repulsion or force of attraction between any two stationary point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। मैं फिर से बोल रहा एक बार, force of repulsion or attraction between any two stationary point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, तो ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन यहां पर आएगा, फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड फोर्स जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो F जो आएगा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, अच्छे प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग कूलम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं बा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो F इक्वल टू आ जाएगा यहां पर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K को कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं बा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। अच्छा, ए वाला जो फोर्स होता है आपका इक्वल एंड अपोजिट होता है, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। माने न्यूटन का थर्ड लॉ यहां पर ओबे किया जा रहा है। ठीक है, माने F12 और F21 का तो वैल्यू बराबर होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड का बात करें तो इक्वल होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। F12 माइनस F21 होगा। ठीक है, अच्छा इतना क्लियर हो गया कूलम्स लॉ। अब इसका कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए एक प्लस Q1 है, एक प्लस Q2 है। ठीक है, दोनों के बीच में दूरियां ये R मैं मॉड से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा ये Q1 है Q2 R1 तो F इस तरफ फोर्स कितना लगेगा F12 एंड इस तरफ फोर्स कितना लगेगा F21। ठीक है, कूलम्स लॉ से हम लोग को पता है कि F12 का जो मैग्नीट्यूड होता है F21 के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F12 वेक्टर माइनस F21 वेक्टर। अगर A इसको 10 न्यूटन से धक्का दे रहा है तो A भी इसको 10 न्यूटन से धक्का दे रहा है। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं यहां पर R1 जो है R1 वेक्टर, यहां पर R2 वेक्टर है। ठीक है, R1 वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 है एंड R2 वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 है। R1 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 एंड R2 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 है। अच्छा, मुझे फोर्स का एक्सप्रेशन चाहिए वो भी वेक्टर फॉर्म में। ठीक, तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि कोई भी वेक्टर फॉर्म को मैं इधर बता रहा हूं यहां पर कि मान लीजिए ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट है, ए वेक्टर इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड और इसका यूनिट वेक्टर। यही तो रिप्रेजेंटेशन होता है, कोई भी वेक्टर्स को उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय उसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर F12 चाहिए बा F21 चाहिए वेक्टर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे F12 वेक्टर, पहले F12 इक्वल टू F12 का मैग्नीट्यूड
इंटू F12 का कैप, यही चाहिए। अगर F21 चाहिए तो F21 का मैग्नीट्यूड और F21 कैप मुझे मिल जाएगा एक्सप्रेशन। अब हमको निकालना पड़ेगा। चलिए इस तरफ मैं मिटा दे रहा हूं। दिल लगा लिया F12, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। F12 और F21 का मैग्नीट्यूड को मैं F लेट कर लेता हूँ। कितना लेट करता हूँ? F। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड आसानी से फाइंड कर लेंगे। अभी तो किया था F इक्वल टू कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 बाय R, ए मॉड R का स्क्वायर दोनों के बीच में। तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाए जो क्या होगा? F12 बाय F21। जब मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं ना तो चार्जेस को साइन के साथ नहीं रख सकते, मैंने उसका पॉजिटिव वैल्यू हम लोग रखते हैं जब मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो मिल गया मुझे। अब F12 वेक्टर चाहिए, F21 कैप चाहिए। ठीक है, जब भी यहां पर देखिए, अगर मुझे यहां पर इसका डायरेक्शन मिल जाए, इस तरफ का डायरेक्शन का इस तरफ का यूनिट वेक्टर मिल जाए तो इसके ऊपर फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं। अगर इस वेक्टर इस तरफ का यूनिट वेक्टर मिल जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि इसके ऊपर फोर्स जो इस तरफ का यूनिट वेक्टर मिलेगा तो इस तरफ का भी फोर्स हम लोग वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर R1 वेक्टर दिया हुआ, R2 वेक्टर दिया हुआ। ठीक है, तो इस तरफ का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या? इस तरफ का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर होगा, और इस तरफ का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो R2 वेक्टर माइनस R1 होगा। ठीक है, एक बार और मैं बोलूं, इस तरफ का डायरेक्शन चाहिए, इस तरफ का डायरेक्शन चाहिए, तो इस तरफ का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कर लेंगे और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे। अगर यूनिट वेक्टर पता चल जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही F12 वेक्टर का डायरेक्शन होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन है तो दोनों का यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का काम ही है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताना। ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मुझे डायरेक्शन इधर वाला मिल गया तो फोर्स का भी वही डायरेक्शन होगा, और इस तरफ का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन मिल गया तो इधर वाला का फोर्स का एक्सप्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग R12 फाइंड करते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर जो R होगा इस तरफ मैं साइड में फाइंड कर ले रहा हूं। यहां पर R12 का R1 माइनस R2 का जो मॉड वैल्यू होगा वो R के बराबर होगा। ठीक है, R के बराबर बा R2 माइनस R1, ये दोनों का डिस्प्लेसमेंट का मॉड वैल्यू मतलब इसके बराबर होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस के बराबर। अब ए R2 माइनस R1 वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, R1 माइनस R2 वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले मैं ये वाला फाइंड करूंगा। ठीक है, तो देखिए R1 माइनस R2 वेक्टर, थोड़ा और लिखता हूं, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड वैल्यू इंटू R1 माइनस R2 का कैप वेक्टर का, यहां पर कैप लगा दीजिए। तो ए मेरा क्या है? यूनिट वेक्टर है, जैसे कि कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड और ए का कैप, R1 माइनस R2 का कैप। तो एक कैप वेक्टर निकाल लेते हैं, R1 वेक्टर R1 माइनस R2 का कैप जो होगा वो क्या हो जाएगा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बाय R1 का कैप, R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। और सिमिलरली R2 वेक्टर माइनस R1 का कैप चाहिए तो वहां पर क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1 वेक्टर बाय R2 माइनस R1 का क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ऐसे ही होगा, R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, R2 माइनस R1 का कैप, R2 माइनस R1 का कैप उसका वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन है F12 का डायरेक्शन वही होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन इस तरफ है तो F12 का जो यूनिट वेक्टर होगा उसका भी डायरेक्शन इसी तरफ होगा। ठीक है, तो इसका निकालते हैं, F12 का क्या हो जाएगा? हो जाएगा F12 का मैग्नीट्यूड इंटू F12 कैप। ठीक है, तो F12 का मैग्नीट्यूड कितना है? यही तो मैग्नीट्यूड है जी, K Q1 Q2 बाय मॉड R का स्क्वायर इंटू F12 कैप जो निकला है वही वाला है। ठीक है, तो यहां पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बाय
R1 वेक्टर माइनस R2 का मॉड। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ए लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 भी तो लिख सकते हैं इसका, ठीक है। तो K Q1 Q2 बाय R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मॉड का स्क्वायर इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बाय R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड। तो कितना हो गया, K Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बाय R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड का क्यूब ए वाला आ गया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, आ गया वेक्टर फॉर्म, ठीक है। F12 निकला तो F21 यहां से आप निकाल लीजिए, इसका पूरा एक्सप्रेशन में बता देता हूं, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए, एक एक डेरिवेशन कॉपी में आराम से लिखिए, ठीक है। कॉपी कीजिए इसको, फिर इस तरफ मैं मिटा के F21 वेक्टर निकाल रहा हूं, ठीक है। इस तरह मैं मिटा दे रहा हूं, F21 वेक्टर फाइंड कर रहा हूं, F21 वेक्टर, राइट। F21 वेक्टर क्या हो जाएगा, F21 का मैग्नीट्यूड एंड F21 का कैप। तो F21 कितना है, F21 वही होगा K Q1 Q2 बाय और R का स्क्वायर। अच्छा, F21 कैप माने इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मेरा A है, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बाय R2 वेक्टर माइनस R1 का मॉड, ठीक है। एंड इसको क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 का मॉड, ए वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मॉड वैल्यू। तो K Q1 Q2 बाय यहां पर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R2 वेक्टर माइनस R1, यहां पर R2 वेक्टर माइनस R1 का मॉड वैल्यू। तो K Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बाय R2 माइनस R1 का क्यूब, F21 आ गया, F21 और F12। अब ध्यान से समझिए मैंने किया क्या, अगर आपको शॉर्टकट में मतलब इसको चेक करना है तो क्या कीजिएगा, देखिए अगर चाहिए F12 चाहिए आपको तो F12 यहां पर लिखेगा, ठीक है। F12 चाहिए ना, तो पहले मॉड वैल्यू इसका लिख लीजिए, K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर, ठीक है, R का स्क्वायर, R का स्क्वायर मॉड R का स्क्वायर। अच्छा, F12 चाहिए मैंने ओ इस वाला चाहिए, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल कीजिए, R2 माइनस R1 ए वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, R1 माइनस R2 इसका मैग्नीट्यूड माने R1 वेक्टर माइनस R2 का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका यूनिट वेक्टर मिल गया, ठीक है। इस तरफ वाला का, अगर इस तरफ वाला चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड इसका यूनिट वेक्टर, तो R2 माइनस R1 बाय R2 माइनस R1 का मॉड वैल्यू, ये सिंपल आ जाएगा ऐसे, ठीक है। कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जब भी वेक्टर फॉर्म में निकालिएगा चार्जेस को साइन के साथ रखिएगा, पुट दोनों में मैं बोल दे रहा हूं, पुट चार्जेस विथ इट्स साइन, माइनस है तो माइनस में रखिएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। को तुमसे प्यार है, करार है, जो मेरी बुलबुल से प्यार है, जीना भी करार है, जो मेरी बुलबुल बुलबुल। हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पहले ये दूसरा डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड on the axial position by on the axis of an electric dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल टू पॉइंट charges, two equal and opposite point charges separated by a small distance, short distance, ठीक है।
नीट में सवाल पूछ लिया था, सेपरेटेड बाय अ शॉर्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एक माइनस क्यू माने टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस में 2l ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ 2l ले रहा हूँ, ठीक है। अगर काम होता है, ठीक है। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा P होगा कितना होगा Q इंटू 2l। इसका डायरेक्शन जो होगा वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इसका डायरेक्शन जो होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यही है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। मीनिंग टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस दैट कंसिस्ट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, तो यहां पर एक माइनस ले लेते हैं, इस तरफ ए माइनस है, ठीक है, यहाँ पर एक प्लस है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है जी, डिस्टेंस है आपका यहाँ से ए इसका सेंटर ऑफ द डाइपोल, यहाँ से डिस्टेंस है टोटल आपका, टोटल डिस्टेंस है, डायग्राम बनाइएगा बोर्ड एग्जाम में, बहुत जरूरी है, 12 है, ठीक है। सेंटर से आपका माने इसी लाइन पे ए एक्सिस हो गया, सेंटर से आपका कितना दूरी पे पूछा है, सेंटर से आपका x डिस्टेंस दूर, x डिस्टेंस दूर माने इस P पॉइंट पे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस डाइपोल के वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस डाइपोल के वजह से इस P पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बता देता हूँ, एक क्यू चार्ज है, छोटा सा क्यू चार्ज है, ठीक है, छोटा सा क्यू चार्ज है, प्लस चार्ज है। यहाँ से r डिस्टेंस दूर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है माने इस P पॉइंट पर हमारा जो EP जो होगा कितना होगा KQ बाय R स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ बाय R स्क्वायर। इसका डायरेक्शन पता चलना है तो यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रख दीजिएगा, Q नॉट रखिए, ठीक है। तो ये प्लस चार्ज है तो ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं हो जाएगा। अगर यहाँ पर अगर माइनस रहता तो इसको अपनी तरफ खींचता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ हो जाता। क्लियर है, KQ बाय R स्क्वायर। और P पॉइंट पे हमको क्या चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ड्यू टू दिस डाइपोल, ठीक है। अच्छा, इसका नाम देते हैं 1, इसको 2 दे देते हैं। अच्छा, तो इस 1 के लिए ए वाला डिस्टेंस कितना है, ए डिस्टेंस x हो गया, यहां से यहाँ l है, ए l है, ए l है, ठीक है, ए वाला डिस्टेंस l है, ए वाला डिस्टेंस l है, दोनों के टोटल डिस्टेंस 12 है। तो यहां से लेकर ए वाला डिस्टेंस जो मेरा होगा, ब्लू मार्क से कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक जो मेरा ए वाला डिस्टेंस होगा वो मेरा कितना हो जाएगा, ए आपका l, ए आपका x, तो x प्लस हो गया l, ए वाला डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब यहां से ए वाला डिस्टेंस चाहिए, ए वाला डिस्टेंस पहले फाइंड कर ले। तो ये देखिए ध्यान दीजिए, ए l है ना जी, टोटल ए x है, तो ए l घटा देंगे, वाला हटा देंगे तो वाला डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस l हो जाएगा। फिर से देखिए ए l है, टोटल ए वाला x है, तो ये वाला हटा देंगे, वाला खत्म कर देंगे तो वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, तो x माइनस l करते हैं, ठीक है। अब इस पे सबसे पहले डायरेक्शन पता कर लेते हैं कि दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ बन रहा है, ठीक। तो ये प्लस चार्ज है तो यहाँ पर एक Q नॉट रखेंगे, तो ये प्लस चार्ज इसको क्या करेगा, धक्का देगा, मतलब इस तरफ, ठीक है। तो इसका E2 है ना, तो इसको E2 नाम देते इस तरफ, ठीक है। अच्छा, अब ये माइनस चार्ज है, ये प्लस Q नॉट को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके वजह से जो डायरेक्शन बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बनेगा आपका इस तरफ बनेगा कि आपका इस तरफ बनेगा, ठीक। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका ई नेट जो होगा आपका वो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर होगा, प्लस कर रहे हैं, ठीक है, तो बाद में प्लस की, लेकिन ये देखिए E2 जो है इस तरफ, E1 है जो है इस तरफ, तो निगेटिव होगा, ठीक है। तो E1 क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, तो E2 ई नेट जो होगा आपका यहाँ पर E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर, क्योंकि इनेट हो जाएगा, E2 वेक्टर माइनस E1, इसको निगेटिव लिए हैं तो माइनस प्लस, तो E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर नेट होगा ऑप्शन। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, जस्ट वैल्यू फाइंड करें, E2 का वैल्यू कितना होगा वो देख लेते हैं, बाद में पुट करेंगे, यहाँ पर ही निकाल रहे हैं। E2 जो होगा आपका, E2 जो होगा ये वाला E2 कितना हो जाएगा, KQ बाय डिस्टेंस कितना x माइनस एल, x माइनस एल का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और E1 जो होगा KQ बाय, साइन के साथ नहीं रख रहे, ठीक है, KQ बाय x प्लस एल का स्क्वायर, x प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब नेट चाहिए,
तो नेट के लिए हमको माइनस करना होगा, E2 माइनस E1 करना होगा, ठीक है। तो ई नेट, अच्छा डाइपोल यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, पी जो होगा यहाँ पर डाइपोल होगा कितना होगा, Q इंटू 2L होगा, इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, ठीक है। अच्छा अब नेट चाहिए तो E2 माइनस E1 करना पड़ेगा, ई एक्सिस भी लिख देते हैं, ई एक्सिस पर ई नेट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर E2 माइनस E1, तो KQ बाय x माइनस L का स्क्वायर माइनस KQ बाय x प्लस L का हो गया स्क्वायर, ठीक है। KQ कॉमन ले रहे हैं बाहर में, KQ बाहर आ गया, ठीक है। 1 बाय x माइनस L का क्या हो गया स्क्वायर माइनस 1 बाय x प्लस L का क्या हो गया स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब इसका एलसीएम लेंगे, KQ, इसका एलसीएम जो होगा आपका x माइनस L का स्क्वायर x प्लस L का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा x माइनस L, तो इधर आ गया x प्लस L स्क्वायर, बीच में माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो ये वाला माइनस, x माइनस L का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इधर तक पहुंचे, फिर आगे इस तरह मैं मिटा दे रहा हूं, तेरे लिए दीवाना ने तो KQ, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर रहे तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2XL, ठीक है। अब माइनस x स्क्वायर होगा प्लस L स्क्वायर होगा माइनस 2XL है, तो माइनस बाहर में ऑलरेडी है, तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2XL होगा, ठीक है, प्लस 2XL होगा, नीचे में x, अच्छा ए वाला देख लीजिए, अगर a माइनस बी है, सॉरी a माइनस बी का स्क्वायर है और a प्लस बी का स्क्वायर है, तो इसको साथ में दोनों स्क्वायर है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी का डायरेक्ट में होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला आ गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, देखिए x माइनस एल एकदम सेम है ना, a की जगह x है, अब b की जगह l है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए इसको देखिए अंदर में करेंगे तो x स्क्वायर आएगा प्लस एल स्क्वायर आएगा माइनस 2XL आएगा, ठीक है, तो बाहर निकलेगा तो माइनस x स्क्वायर निकलेगा माइनस एल स्क्वायर निकलेगा और प्लस 2XL निकलेगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या कट रहा है, a और a कैंसिल आउट हो गया, बचा 2XL प्लस 2XL, ऊपर में 4XL बचेगा, ठीक है। इस तरफ खत्म करते हैं इसको, इस तरफ कितना ऊपर में 4XL, तो ई एक्सिस जो मेरा आ रहा है ऊपर में 4XL आया और नीचे में आपका कितना आया, सामने में KQ है, ठीक है, KQ इंटू 4XL और नीचे में आपका आया है कितना x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पावर 2। अच्छा अब हमको पता है Q इंटू 2L को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, Q इंटू 2L को P लिख सकते हैं, यहाँ पर कर लेते थे K, यहाँ पर Q, इसको क्या कर सकते हैं 2L इंटू 2x, इसको क्या 2x इंटू 2L कर देंगे, ठीक है। अच्छा x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पावर कितना हो गया 2, तो Q इंटू 2L को क्या लिखेंगे P, तो कितना आ गया 2kpx बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पावर कितना आ गया 2, ये आपका आ गया ई एक्सिस, एक्सिस के अलॉन्ग में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका एक कंडीशनल फॉर्मूला है, मैं कुछ नहीं किया, जस्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला दोनों के वजह से और उसके बाद E2 माइनस E1 कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा इस तरह मैं मिटा रहा हूँ, आगे और बता रहा हूँ। अच्छा क्या है ई एक्सिस मेरा कितना निकला है, ई एक्सिस मेरा जो निकला है वो 2kpx बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पावर 2 है। अच्छा अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ए वेक्टर यहाँ पर लगा सकता हूँ, ए वेक्टर इधर में लगा, क्योंकि देखिए ए प्लस चार्ज बगल में है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो डिस्टेंस कम है, ये वाला सेम मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो ये दूर पे है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम प्रोड्यूस होगा, तो E2 ज्यादा होगा E1 से, तो नेट फील्ड जो आएगा मेरा
इसी डायरेक्शन में आएगा, और डाइपोल भी क्या है, इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पर प्लस साइन के साथ हम लिख सकते हैं, प्लस साइन के साथ हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अच्छा, फॉर आइडियल डाइपोल, फॉर एन आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल के लिए क्या होता है, आइडियल डाइपोल के लिए जो x का जो वैल्यू होता है ना वो बहुत छोटा हो जाता है, मैंने आइडियल डाइपोल ये बहुत छोटा हो जाता है, x का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है, तो x इज मच मच ग्रेटर देन l, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जो होगा लगभग लगभग किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा, एल स्क्वायर बहुत ही छोटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको क्या लिखेंगे, ई एक्सिस पे लिखेंगे, ई एक्सिस जो हो जाएगा आपका वेक्टर हटा देते हैं, 2kp, ऊपर में x है और नीचे में बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 2, तो x का पावर कितना हो जाएगा 4, तो x कट गया, कितना आ गया 2kp बाय एक्स क्यूब आ गया, ये आपका ई एक्सिस आ गया, ठीक है। इसको और सजाकर बेहतरीन ढंग से एकदम सुंदर बना के दुल्हन जैसा दे रहा हूं आप लोगों को, एक मिनट, दुल्हन दुल्हन, सर दुल्हन अभी मत दीजिए, टाइम है अभी, अरे रिजल्ट दे रहे हैं यहाँ पर, गलत ही सोचने लगते तुम लोग। देखो यहाँ पर ई जो आएगा ना 2kp बाय एक्स क्यूब आया, ठीक है। अच्छा, इसको मैं लिख रहा हूँ ई एक्सियल पोजीशन वाला, ठीक है, ई एक्सियल पोजीशन, ई, तो k को ऐसे लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू 2p बाय एक्स क्यूब, 2p को इधर लेके चलेगा, k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन एक्स क्यूब, ये आपका एक्सियल पोजीशन वाला आ गया। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है, क्लियर हुआ, पक्का। आगे इक्वेटोरियल पोजीशन वाला हम लोग बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक्सप्रेशन फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल, इसको लिख के खत्म कीजिए, आगे बढ़ते हैं, तीसरा डेरिवेशन की तरफ हम लोग चलते हैं, थर्ड डेरिवेशन, फिर से इसको दोबारा देख लीजिएगा तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। एग्जाम, बोर्ड एग्जाम सर पे है, जेईई मेंस एग्जाम सर पे है, सारे एग्जाम अभी बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, तैयारी भी उतना ही जबरदस्त होना चाहिए। तीसरा डेरिवेशन, तीसरा डेरिवेशन क्या है आपका, तीसरा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द perpendicular bisector by equatorial position of an electric dipole at r distance from it, ठीक है, वो मैं दे दे रहा हूं, ये माइनस इधर मैं बना रहा हूं, यहाँ पर माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 12 ही लेंगे, ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है, 12 डिस्टेंस, सेंटर ऑफ द डाइपोल से इक्वेटोरियल पोजीशन कितना दूर पे, x दूर पे, इस p पॉइंट पे आपसे पूछा, इस p पॉइंट पे पूछा, यहाँ पर डाइपोल p लिख दे रहा हूँ, p डाइपोल होगा q इंटू 12, ठीक है। अच्छा, इस p पॉइंट पे पूछा, क्या करें, पहले इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, ये l है ना, ये आपका l हो जाएगा, a भी आपका l हो जाएगा, a वाला, इसको इस p बोल देते हैं, इसको m बोल देते हैं, ठीक है, इसको 1 बोल दे रहे हैं, यहाँ पर ये 2 बोल रहे हैं, ठीक है। पहले डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये माइनस क्यू चाहते हैं ना, यहाँ पर क्यू नॉट रखेंगे तो इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव है ना, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो E1 इस तरफ बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो प्लस क्यू है, इसकी वजह से यहाँ पर क्यू नॉट रखे तो इसको रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में वो रिपेल करेगा, ऐसे, ये आपका हो गया छी, ये आपका हो गया E2, ये आपका हो गया E1, ठीक है। अच्छा, इस एंगल को मैं थीटा मान रहा हूं, तो ये भी ए वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ए वाला लेंथ बराबर होगा, एल है ना,
ये x है ना, तो ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ए वाला डिस्टेंस भी रूट अंडर आपका एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, ए थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं एक ऐसे लाइन बन रहा हूँ इसके बीचों बीच, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए, E1 और E2 का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। देखिए मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इस पॉइंट पे E1 का वैल्यू जो होगा, E1 और E2 जो होगा वो बराबर होगा, जिसको मैं E बोलकर चला, कितना बोलना, E बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब E का वैल्यू हम निकाल लेते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो कितना होगा E1, तो E1 निकालना चाहें तो कितना होगा, के क्यू बाय रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो E1 और E2 का वैल्यू कितना आ गया, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ। देखिए ए एंगल थीटा ना, तो ए भी एंगल आपका थीटा होगा, और ए एंगल थीटा तो ए भी एंगल आपका थीटा होगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। ए अल्टरनेटिव एंगल हो गया, ये वाला आपका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ठीक। तो E1 और E2 का वैल्यू तो इक्वल है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ऐसे निकाल के डायग्राम सुंदर से बनाइएगा। आपका हो गया E1 E2, तो इसको मैं E ही मानता हूँ, इसको भी E ही मानता हूँ, ठीक है। ये वाला बीचों बीच ये एंगल कितना है, थीटा, एंगल कितना है, थीटा। क्लियर हुआ इतना तक, मैंने क्या किया, ए वाला को मैं इधर बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट करेंगे, तो इसका इस तरफ आएगा E cos थीटा, और इस तरफ आएगा आपका E sin थीटा। सिमिलरली इसका भी कंपोनेंट होगा, इसका इस तरफ आया ना, इसका एक और इस तरफ आएगा E cos थीटा, और इसका इस तरफ आएगा E sin थीटा, ठीक है। तो E sin थीटा कट गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया इस तरफ आया, वो कितना है, E नेट जो होगा मेरा वो E cos थीटा प्लस E cos थीटा। तो E नेट जो मेरा आ रहा है, मैं E नेट यहां पर लिख रहा हूं, बाय E इक्वेटोरियल लिख रहा हूं, कितना रहा, 2E cos थीटा आ रहा है, ठीक। तो इस ट्राइंगल से हम cos थीटा निकाल लेंगे, cos थीटा क्या हो जाएगा, L बाय रूट अंडर एक्स एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेता हूँ। देखिए इस ट्राइंगल से ध्यान दीजिए, पहला ट्राइंगल से ये वाला है ना, ऐसे, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल से cos थीटा आपका हो जाएगा L बाय रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा हूँ cos थीटा, ये तो परपेंडिकुलर है बेस ए वाला, तो L बाय रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक cos थीटा यहाँ पर पुट करते हैं। E का वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, E का वैल्यू के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस, वो भी पुट करते हैं, 2 E का वैल्यू के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, cos थीटा का वैल्यू L बाय है ना, L बाय रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका पावर कितना 1, इसका पावर हाफ, तो 1 प्लस हाफ 3/2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 KQ L बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। अच्छा, अब Q इंटू 2L क्या है मेरा, डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पर Q इसको ऐसे सजा कर लिखता हूँ, इस तरफ P नेट जो आएगा मेरा, यहाँ पर रखिए K रखिए, इधर Q रखिए, इधर 2L, इधर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2, तो ये क्या होगा, डाइपोल मोमेंट P होगी। तो E इक्वेटोरियल हो गया के पी बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। अगर वेक्टर में चाहिए तो देख लीजिए, ई नेट मेरा इस तरफ आया है और डाइपोल मोमेंट मेरा इस तरफ है, तो यहाँ पर वेक्टर में लिखेगा तो यहाँ पर एक माइनस दे दीजिएगा, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट में है, ठीक है। पक्का क्लियर हुआ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इस तरफ और आगे बढ़ेंगे, आइडियल कंडीशन वाला लेंगे, आइडियल डाइपोल वाला, ठीक है। लिख लीजिए फटाफट, आप लोग तो कभी भी लिख सकते हैं। चलिए इसको मिटा रहा हूँ, खाते पीते लिख सकते हैं, खाते रहिए लिखते रहिए। आगे क्या होगा आपका, जो ई जो आया इक्वेटोरियल,
ई इक्वेटोरियल जो आया मेरा, जस्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, के पी बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2 फॉर आइडियल डाइपोल, फॉर आइडियल डाइपोल के लिए x इज मच मच ग्रेटर देन l, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टेंस टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर कितना आ गया, के पी बाय यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 3 बाय पावर में 2, 2 कट गया, तो के पी बाय आपका आ गया एक्स क्यू, इसको सजा के लिखेंगे के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय सॉरी पी बाय एक्स क्यू। अब रिलेशनशिप बिटवीन ई इक्वेटोरियल और ई एक्सिस भी निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए इस तरफ देख लेते, छोटा सा देख लेते हैं। आपका यहाँ पर ई एक्सिस जो हम लोग निकाले थे कितना था, 2kp बाय एक्स क्यू है, ठीक है। और ई इक्वेटोरियल जो निकला है हम लोग का kp बाय एक्स क्यू है, ठीक है। अच्छा kp बाय एक्स क्यू जगह हम ई इक्वेटोरियल रख देंगे, ठीक है। तो ई एक्सिस जो मेरा आया वो 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल आ गया। तो इक्वेटोरियल का वैल्यू अगर 10 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है, तो ई एक्सिस का आ जाएगा आपका 20 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट डेरिवेशन, आगे बढ़ते हैं। टॉर्क, जब एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो उस टॉर्क का एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलिए, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क का एक्सप्रेशन, थर्ड डेरिवेशन लिखे हैं, नहीं फोर्थ डेरिवेशन है आपका। एक्सप्रेशन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क on an electric dipole when placed in an uniform electric field। मैं फिर से बोल रहा हूं, derive an expression for torque on an electric dipole placed in an uniform electric field, ठीक है, लिख लीजिएगा। ये फोर्थ डेरिवेशन है हम लोग का, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैं पहले बना लेता हूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। छोटा बन गया क्या, थोड़ा सा और बड़ा करके बना, सब जगह वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, एक डाइपोल रखा हुआ है ऐसे करके, ए माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर प्लस चार्ज रखा हुआ है और एक माइनस चार्ज रखा हुआ है, दो चार्ज रखा हुआ, इलेक्ट्रिक का वैल्यू ई है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं, यहाँ पर भी वैल्यू हर एक एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो प्लस चार्ज रखा हुआ, इसके ऊपर फोर्स लगता है क्यू इंटू ई। अगर प्लस चार्ज रखा हुआ तो फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर माइनस चार्ज रखा हुआ तो उसके ऊपर भी उतना ही फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई, बट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बस यही है। तो इस पे फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई इस तरफ, ऐसे फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई, माने अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स जो लग रहा है ना, नेट फोर्स जो होगा कितना होगा, जीरो। नेट फोर्स जो होगा कितना होगा, जीरो। मतलब जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा हमेशा कितना होगा, जीरो। याद रखिएगा कि जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, नॉन यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो हमेशा उसके ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नेट फोर्स कितना है, जीरो। यहाँ पर ऐसे ए वाला लेंथ यहाँ से यहाँ एल है और ए वाला लेंथ यहाँ से यहाँ एल है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर भी एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक ए डाइपोल आपका इस तरफ होगा माइनस से प्लस डाइपोल
ये डायपोल का डायरेक्शन है, ठीक है, P इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन A है। तो एंगल जो है ये वाला आपका दोनों के बीच में जो एंगल है इसको ऐसे प्रोड्यूस कर दे। एंगल कितना है, ये वाला एंगल हम थीटा मान लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसे बना लेते हैं। ये दोनों के बीच में एंगल P इस तरफ है ना जी और E इस तरफ है ना, तो दोनों के बीच में एंगल मैं थीटा लेट कर रहा हूँ। एंगल कितना है, थीटा। तो यहाँ पर अगर थीटा है हर एक जगह कितना हो जाएगा, थीटा। ए एंगल थीटा तो भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक है। अच्छा, तो इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है, इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ए इसको ऐसे लाना चाहेगा, इसको ऐसे लाना, ऐसे घुमाना चाहेगा, ऐसे घुमाना चाहेगा, ठीक है। अच्छा, तो टॉर्क, टॉर्क होता क्या है, टॉर्क होता फोर्स इंटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर, फोर्स इंटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर। जैसे कि सपोज कर लीजिए, मान लीजिए एक रॉड है, एक रॉड है, ठीक है, यहाँ पर पाइवोटेड है, यहाँ पर पाइवोटेड है, ठीक है। यहाँ पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, तो फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, फोर्स का वैल्यू मान लीजिए 10 न्यूटन है। ये वाला पाइवोटेड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, ठीक है। तो जो टॉर्क होगा, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 5 है, फोर्स कितना 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50 न्यूटन मीटर, ये टॉर्क आएगा, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। डिस्टेंस देखिए ना, फोर्स और डिस्टेंस, फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, हमको इससे लेना देना नहीं, हम जस्ट ये वाला बता रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अबाउट रोटेट करेगा, इसके अबाउट रोटेट करेगा, तो फोर्स तो इधर लग रहा है भैया, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए वाला होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए वाला होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, और इसका जो परपेंडिकुलर फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ए वाला होगा, ए वाला। तो ए वाला मिल जाए, ए वाला मिल जाए, ए इसको इस तरफ घुमाना चाहेगा और ए इसको इस तरफ घुमाना है, दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, ठीक है। तो इसको मैं इसके वजह से बोलते हैं टाउ 1 बन रहा है और इसके वजह से टाउ 2 बन रहा है, ठीक है। तो दोनों जो जोड़ के होगा, टाउ नेट जो होगा आपका वो टाउ 1 वेक्टर प्लस टाउ 2 होगा, क्योंकि आपका टॉर्क जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों को हम सिंपली ऐड कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक। तो टाउ 1 निकालने की कोशिश करते हैं। टाउ 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा देखिए, ए एल है ना, यहां से यहां तक ए थीटा है, तो ये क्या होगा एल कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा एल साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली ये आपका एल है, तो इस तरफ एल कॉस थीटा, इस तरफ क्या आएगा एल साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मिल गया, यहाँ पर भी एल साइन थीटा, यहाँ पर भी एल साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, फोर्स पता कितना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना पता, एल साइन थीटा आया, और वहां पर भी एफ इंटू एल साइन थीटा आ गया। अच्छा, एक टाउ 1 निकाले ना, ठीक है। अच्छा, टाउ 2 कितना है, टाउ 2 भी कितना है, एफ इंटू एल साइन थीटा। गलती के लिए माफी चाहते हैं। अब टाउ 1 प्लस टाउ 2, टाउ नेट जो होगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 माने एफ इंटू एल साइन थीटा प्लस एफ इंटू एल साइन थीटा। एफ का वैल्यू तो पता है, क्यू इंटू ई, इधर भी एफ क्यू इंटू ई है, ठीक है। तो टाउ नेट जो हो गया 2f एल साइन थीटा, 2f एल साइन थीटा। एफ का वैल्यू क्यू इंटू ई पुट कर देते हैं, उधर ऊपर में लिखूंगा। ये दुनिया ये महफिल कोई कहाँ की नहीं। अच्छा, एफ का वैल्यू क्यू इंटू ई पुट कर दिया। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू इंटू 2l इधर क्या है ई साइन थीटा है, तो क्यू इंटू 2l मेरा क्या हो जाएगा, डायपोल हो जाएगा ना, क्या है डायपोल, क्या हो जाएगा P इक्वल टू क्यू इंटू 2l, P हो जाएगा। तो टॉर्क जो आया मेरा PE साइन थीटा आ गया। कुछ क्रॉस प्रोडक्ट जैसा लग रहा है ना, जैसे कि मान लीजिए A क्रॉस B जो रहता है, आर वेक्टर आर जो रहता है ए बी साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर, ए बी साइन उसी की तरह लग रहा है, ठीक है। तो क्रॉस करने का P क्रॉस E होगा कि E क्रॉस P होगा, वो देखना पड़ेगा अब हम लोग को। टॉर्क तो निकल गया, टॉर्क का एक्सप्रेशन PE साइन थीटा। क्या किया सबसे पहले देखिए, इधर फोर्स लगेगा Q इंटू ई, इधर फोर्स लगेगा Q इंटू ई। ए इसको इस तरफ घुमाना चाहेगा, ए भी इसको इस तरफ घुमाना चाहेगा, दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन ए है,
तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए ये थीटा दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ई और पी के बीच में थीटा लेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा ये हो गया, ए पी हो गया, तो ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, वर्टिकली अपोजिट। तो इधर एल दिया हुआ है, एल कॉस थीटा इस तरफ आ गया, एल साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या है, इधर भी एल है तो एल कॉस थीटा इस तरफ, एल साइन थीटा इस तरफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया मुझे। तो टाउ वन निकाल लेंगे एफ इंटू एल साइन थीटा, टाउ टू भी निकालेंगे एफ इंटू एल साइन थीटा, क्योंकि दोनों फोर्स का वैल्यू क्या सेम है, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या सेम है, ठीक है। अच्छा, तो दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में, जोड़ दिया तो कितना आया 2QE L sin थीटा। अब मुझे पता है Q इंटू 2L, मुझे पता है कि Q इंटू 2L क्या होगा, डाइपोल होगा, तो PE sin थीटा। अब कुछ वेक्टर प्रोडक्ट जैसा दिख रहा है। अब यहाँ पर P क्रॉस E करेंगे कि E क्रॉस P करेंगे, वो चेक करना है, ठीक है। तो देखिए P क्रॉस E करते हैं, P क्रॉस E करेंगे तो डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रहा है, तो अंदर की तरफ होता है ना, क्रॉस को अंदर की तरफ डिवाइड करते, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मानते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर बाहर की तरफ आता, अगर ई क्रॉस पी करेंगे, ई से पी की तरफ घुमाइए तो बाहर की तरफ आ रहा है, तो आउटवर्ड क्लॉकवाइज होता है, लेकिन यहां पर मेरा क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब पी क्रॉस ई होगा, ई क्रॉस पी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख रहा हूं सिर्फ आज चिल्ड्रन डे है, चिल्ड्रन डे के दिन भी वीडियो शूट कर रहा हूँ, चलिए आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। तो टाउ जो होगा कितना हो गया आपका P क्रॉस E होगा। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। टाउ जो होगा P क्रॉस E होगा, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कोई वेक्टर है, R वेक्टर है, अगर वो A क्रॉस B है, तो R वेक्टर जो होता है आपका परपेंडिकुलर होता है A वेक्टर का, एंड R वेक्टर जो होता है परपेंडिकुलर होता है B वेक्टर का। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमेशा दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर टॉर्क भी जो होगा ना आपका परपेंडिकुलर होगा P का, एंड टॉर्क जो होगा परपेंडिकुलर होगा E का, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ केसेस होता है, मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, कब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। कितना कॉपी कीजिए पहले, चलिए इस तरह मैं बता दे रहा हूँ। अंदर की तरफ रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, बाहर की तरफ रहेगा तो क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर मैंने क्या है एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, इसलिए P क्रॉस E किया। दुनिया यहाँ पर देख लीजिए P क्रॉस E है ना। अच्छा, जब थीटा का वैल्यू 0 रहेगा, थीटा का वैल्यू 0 मतलब ए है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, और P भी माने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और P भी इसी डायरेक्शन में, माने यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, ए भी इसी डायरेक्शन में, मतलब P भी क्या है मेरा इसी डायरेक्शन में, थीटा 0 है। तो टॉर्क निकालते हैं, PE कितना होता है साइन थीटा होता है, नेट फोर्स तो 0 है, तो PE साइन 0, तो साइन 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो टॉर्क का वैल्यू कितना आ गया 0। तो फोर्स भी 0 है, नेट फोर्स भी 0 है, एंड टॉर्क भी 0 है। तो ये वाला पहला केस जो है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और नोट देकर लिख लीजिएगा, नोट देकर लिखिएगा, देखिए कि डाइपोल ऑलवेज ट्राई टू अलाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में रहना चाहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में वो रहेगा तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। अच्छा, केस 1 हुआ। दूसरा केस, इसको मैं इस तरफ मिटा दे रहा हूं, डाइपोल ऑलवेज ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि उस टाइम उस कंडीशन में उस स्टेट में वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है। दूसरा, अगर थीटा का वैल्यू 180 रहेगा तो क्या होगा, थीटा का वैल्यू 180 है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहाँ पर माइनस क्यू है, इस तरफ माइनस क्यू होगा, सॉरी, और इस तरफ आपका प्लस क्यू होगा, ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है। तो डाइपोल का डायरेक्शन ए होगा, P इस तरफ होगा, E इस तरफ है, E इस तरफ हो गया और P इस तरफ हो गया, थीटा का वैल्यू 180। तो टॉर्क कितना होता है देख लेते हैं, टॉर्क फोर्स तो 0 होगा, टॉर्क PE साइन थीटा, तो PE साइन 180, साइन 180 0, मैंने टॉर्क भी
इस टाइम 0। लेकिन देखिए ए फोर्स इस तरफ लगेगा Q इंटू ई, इस तरफ आई फोर्स इसको इस तरफ लगेगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ Q इंटू ई, तो ये आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो, ये क्या हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। तो इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जब पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, तो देखिए उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी इस केस में मैक्सिमम आएगा और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी आपका मिनिमम आएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, थर्ड केस यहां पर लिख दे रहा हूं, जब थीटा का वैल्यू 90 हो तो टॉर्क माने ई इस तरफ है, ठीक है, एंड पी आपका इस तरफ है, मतलब ई ऐसे है ना जी, ई ऐसे, अब पी ऐसे होगा, इधर माइनस इधर प्लस, माने ऐसे पी का डायरेक्शन ए, ठीक है, ए ई का डायरेक्शन ए 90। टॉर्क कितना हो जाएगा, पीई साइन 90, तो टॉर्क यहाँ पर पी इंटू ई, टॉर्क मैक्सिमम आएगा, टॉर्क मैक्सिमम आएगा पी इंटू ई, ठीक है। तो जब थीटा का वैल्यू 0 रहता है तो नेट टॉर्क भी 0 और नेट फोर्स भी 0, वो तो ऑलरेडी है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब थीटा का वैल्यू 180 रहता है तो आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा, ठीक है। और जब थीटा का वैल्यू 90 रहेगा तो उस केस में आपका टॉर्क मैक्सिमम होगा, उस केस में क्या होगा, टॉर्क आपका मैक्सिमम होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग गॉस लॉ, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म लाइन चार्ज और वगैरह वगैरह पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट फिफ्थ डेरिवेशन जो गॉस लॉ है उसके बारे में पहले बता दूंगा, जो है गॉस लॉ का डेरिवेशन करेंगे, मतलब वेरिफिकेशन करेंगे गॉस लॉ का पहले, उसके बाद डेरिवेशन लेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से लाइन चार्ज, फिर आपका प्लेन शीट, फिर आपका स्पेरिकल सेल, ये सब पूछता है। चलिए पहले वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, आई मीन ये फिफ्थ है। क्या होता है आपका गॉस लॉ, क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस कैसा होना चाहिए, 3D, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मतलब वो क्या बोलता है, फाई इक्वल टू आपका क्यू नेट इंटू 1/ε0। तो नेट फ्लक्स जो होगा ना वो क्यू इन बाय ε0 होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ठीक है, ई डॉट डी ए, ये होता है आपका गॉस लॉ। इसका वेरीफाई करेंगे कि क्यू इन बाय ε0 ही होता है। माने एक चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पर स्पेरिकल चार्ज ले, एक चार्ज ले, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज एच प्लस क्यू चार्ज, एक सरफेस बना दे रहे हैं, स्पेरिकल सरफेस है, 3D है, स्पेरिकल सरफेस है, थीन स्पेरिकल सरफेस है, 3D है। यहां से इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है आपका r, इसका रेडियस कितना r है, ठीक है। अच्छा, छोटा सा फ्लक्स निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं, डी फाई जो होगा वो कितना होगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, सॉरी डी फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, ई डॉट डी ए, छोटा सा फ्लक्स होगा, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, डी ए एरिया वेक्टर होता है, ठीक है, छोटा सा फ्लक्स। अब देखिए एक क्या है, एक गॉसियन सरफेस है, एक क्या है, एक गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है। अच्छा, वेरीफाई करेंगे कि क्यू इन बाय एप्सिलॉन ही होता है। तो यहां से मैं इस तक गया, छोटा सा एरिया डी एरिया काट लिया, डी एरिया काट लिया, तो इसका एरिया का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है, बाहर की तरफ होता है, ठीक है। और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ होगा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ होगा, ई होगा, हर एक जगह पे सेम होगा, यहाँ पर भी ई, यहाँ पर भी ई, यहाँ पर भी ई, यहाँ पर भी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, डिस्टेंस क्योंकि सेम है और चार्ज भी उतना ही, ठीक है। अच्छा, तो डी फाई है, हम लोग निकालते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है, 0, इस छोटा सा सरफेस पहले निकाल लेते हैं, फ्लक्स कितना है, तो डी फाई जो आएगा आपका ई डॉट डी ए, मतलब ई डी ए कॉस थीटा, तो डी फाई आपका आ गया ई डी ए आया, डी फाई कितना है, ई डी आया। लेकिन मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए इस एरिया से, इस क्लोज सरफेस से, 3D सरफेस से कितना फ्लक्स निकला, तो इंटीग्रेट दोनों तरफ कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन दोनों की तरफ, डी फाई का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, ठीक है,
और इधर क्या है, ई डी ए है, तो ई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इधर डी ए है तो ई है, और डी ए का कितना एरिया, इसका टोटल कितना होगा एकदम, ए स्पेरिकल सरफेस, स्पेरिकल सरफेस का एरिया कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो 4 पाई ये हो गया आपका आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा ई का वैल्यू इस पॉइंट पे, ई का वैल्यू इस पॉइंट पे कितना होगा, यहाँ पर लिख देना के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा, कितना होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा, तब पुट कर देते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर कट गया, के का वैल्यू कितना था 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई, 4 पाई कैंसिल, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन, मतलब सही था, ठीक है, क्यू नेट बाय एप्सिलॉन। अगर कोई भी 3D बॉडी से, जैसे 3D बॉडी से फ्लक्स चाहिए, ठीक है, जैसे कि बोतल है, बोतल के अंदर अगर 10 चार्ज रखा हुआ, क्यू 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 रखा हुआ, इसके जरिए फ्लक्स चाहिए तो 10 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा इसके अंदर फ्लक्स, ठीक है, 3D बॉडी होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर बोल दूं एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर के अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और एक Q1 रखा हुआ, Q2 रखा हुआ और Q3 रखा हुआ है, ठीक है, एक प्लस है ए माइनस है, तो फ्लक्स जो होगा इसके जरिए वो क्या होगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपका फ्लक्स होगा, ठीक है। नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, वो आपका नेट फ्लक्स होगा और दैट पर्टिकुलर 3D सरफेस के लिए, ठीक है। अब फिफ्थ सिक्स्थ डेरिवेशन, सिक्स्थ डेरिवेशन दे रहा हूं, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, उसके वजह से एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन चाहिए फ्रॉम एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। क्या है देख लीजिए, सिक्स्थ डेरिवेशन होगा ये, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, जब प्लस इन्फिनिटी है फिर माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है, पूरा चार्ज है प्लस प्लस, इसका गिवन है यहां से बोला है आर डिस्टेंस पे, ठीक है, और यहां से आर डिस्टेंस पे लैम्डा गिवन है, लैम्डा है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा होगा आपका चार्ज बाय लेंथ, इसका यूनिट क्या होगा कूलम पर मीटर, ठीक है, लैम्डा क्यू बाय एल है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका लाइन चार्ज है, ठीक है, यहां से आर डिस्टेंस पे बोला है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो सबसे पहले हमको ना गॉसियन सरफेस बनाना होता है, ठीक है, तो लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस होता है, सिलेंड्रिकल सरफेस हो जाता है, ये आपका इसके अबाउट एक सिलेंडर बनाना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, तो लाइन चार्ज के लिए होता है ऑन रॉड, ठीक है, तो इसके मार्कर है, ठीक है, पतला सा पूरा इन्फिनिटी है, ठीक है, तो इस पे प्लस 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 से पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो इसको लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, ठीक है, तो लीनियर लाइन चार्ज के लिए जो आपका गॉसियन सरफेस होता है, गॉसियन सरफेस होता है आपका सिलेंड्रिकल सरफेस होता है, सरफेस सिलेंड्रिकल सरफेस होता है, ठीक है, जिस पॉइंट पे चाहिए उस पॉइंट के अबाउट एक सिलेंडर बना लीजिए, सिलेंडर बना लिए, ठीक है। अच्छा इधर भी उतना ही होगा, ये भी आर डिस्टेंस होगा, तो देखिए इसका ना 3 फेस है सिलेंडर का, जैसे कि ए वाला जो होगा 3 फेस होगा, एक ए वाला फेस हुआ, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी यहां से फ्लक्स निकलेगा, और एक ऊपर वाला फेस हो जाएगा और एक नीचे वाला फेस हो गया, तो तीनों को नेमिंग करते रहे प्लेस से, पहला ऊपर वाला को 1 बोल लें, दूसरा को 2 बोल लें और तीसरा को ए वाला फेस को कर्व सरफेस को 3 बोल लें, ठीक है। तो यहां से आपका इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, इसका ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे, इस तरफ ऐसे, इस तरफ ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, ठीक है। अच्छा जैसे छोटा सा एरिया यहाँ पर डी ए ले रहे हैं, डी एरिया इस तरफ और ई भी है इस तरफ, तो थीटा का वैल्यू कितना है आपका 0 इसके लिए, यहाँ पर
छोटा सा एरिया जो होगा डीए एरिया वो ऊपर की तरफ, ये डीए एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, थीटा का वैल्यू कितना है आपका 90 है। ठीक है, यहाँ पर एरिया बाहर की तरफ है, एरिया बाहर की तरफ है, ई इस तरफ है, थीटा का वैल्यू यहाँ पर भी 90 है। ठीक है, इंक डाल लेते मार्कर में, चल नहीं गया। ला 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 ला। ठीक है, तो पर ऐसे, ठीक है। अच्छा, तो टोटल फ्लक्स जो होगा इस सरफेस से निकलेगा फ्लक्स, ये वाला कर्व सरफेस से और इधर से। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स हम लोग जोड़ते हैं, फाई जो होगा फाई नेट वो क्या होगा फाई 1 प्लस फाई 2 और फाई 3। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक आपका स्केलर क्वांटिटी ऐड कर देंगे, तो फाई 1 जो होगा आपका इससे होगा, यहां से निकलेगा, तो क्या लिखेंगे क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस कितना है कॉस 90 है। ठीक है, अच्छा प्लस फाई 2 जो होगा, फाई 2 आपका ए वाला सरफेस है, तो ई डी ए कॉस 90 और फाई 3 जो है ई डी ए कॉस 0, तो कॉस 90 0, तो ये वाला पूरा खत्म, ये वाला पूरा खत्म। ठीक है, तो फाई जो आया फाई नेट जो आया आपका इंटीग्रेशन ई डी ए, ई तो कांस्टेंट है हर एक जगह पे, ई का वैल्यू सेम है, तो ई को मैं बाहर निकाल रहा हूं। ठीक है, और आपका इधर एरिया बचा डी ए, तो ये जो एरिया होगा डीए एरिया जो होगा ए वाला एरिया होगा। ठीक है, माने कर्व सरफेस एरिया होगा, तो वाला क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, गॉसियन सरफेस का कर्व सरफेस एरिया लेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया इसका लेंथ में कितना लेट क्यों, चलिए इसका लेंथ में मान लेता हूं, इसका लेंथ एल है। ठीक है, रेडियस कितना आर है, तो 2 पाई आर एल हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, कर्व सरफेस और फाई इक्वल, अब गॉस लॉ से हमको पता है फाई इक्वल टू क्या होता है, फ्रॉम गॉस लॉ फाई इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये वाला इसके साथ बराबर होगा। ठीक, तो फाई जो होगा इसके अंदर चार्ज कितना है, लेंथ कितना एल है जो इसके अंदर में है। ठीक है, तो हमको पता है एक यूनिट लेंथ में 1 यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, लैम्डा वो तो दिया हुआ है, 2 में कितना हो जाएगा 2 लैम्डा, एल में कितना हो जाएगा 2 एल लैम्डा हो जाएगा, तो नेट चार्ज कितना है 2 एल लैम्डा, तो क्यू इन की जगह कितना हो जाएगा आपका 2 एल लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इसको और इसको क्या कर देंगे इक्वेट कर देंगे, तो यहां पर लिखेंगे 2 एल लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, एल से एल कट गया, 2 से 2 भी कट गया। ठीक है, तो ई का जो वैल्यू आया यहां पर लिख रहा हूं, ई इक्वल टू जो आया वो लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, इस तरह मैं मिटा के लिख रहा हूं। ई का जो वैल्यू कितना है, ई इक्वल टू आपका है लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन, तो इसका ग्राफ अगर बनाऊं ई वर्सेस आर का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इसका ग्राफ बनेगा आपका ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये आपका 6th डेरिवेशन है, जस्ट नेट फ्लक्स निकालना है सबका, ये वाला डायग्राम बना लेना, नेट फ्लक्स निकालना है और फाइन पता है गॉस लॉ से क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, दोनों को इक्वेट कर देना, यहां से ई का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है आपका ड्यू टू थीन इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेशन नंबर 7, इसको मैं ला रहा हूं मैं, डेरिवेशन नंबर 7, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे दिया है, एक प्लेन शीट है इनफाइनाइट। ठीक है, इस तरफ इन्फिनिटी है,
इस तरफ पूरा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तरबूज जैसा है, तरबूज में भी बीच ऐसे ही रहता है। हाँ 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 हाँ। एक इनफाइनाइट प्लेन शीट, क्या है? इनफाइनाइट प्लेन शीट, थिन प्लेन शीट होगा, पतला है एकदम, ठीक है, थिन प्लेन शीट। चार्ज डेंसिटी आपका दिया हुआ है, आपका चार्ज डेंसिटी आपका सिग्मा, एरिया है ना, सिग्मा चार्ज बाय क्यू बाय ए होता है, इसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्यू बाय। तो इस पॉइंट पे पूछा, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका थिन सीट है, ठीक है, थिन सीट है, ठीक है, ऐसे है, तो इस पॉइंट पे पूछा है, इस पॉइंट पे इधर में, ठीक है, ये थिन सीट है, इंफिनिटी है, तो क्या करेंगे इसके लिए, जो गॉसियन सरफेस होगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, गॉसियन सरफेस जो होगा वो क्या होगा, इसके लिए भी सिलेंड्रिकल होगा, सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, ऐसे और ऐसे, ठीक है, गॉसियन सरफेस ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बोल लेते हैं, ए है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, बाहर की तरफ ऐसे, इस तरफ ऐसे, इस तरफ ऐसे निकलेगा, ला 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 ऐसे निकले, ठीक है। अच्छा, ए वाला, ए भी यहाँ पर भी तीन सरफेस हो गया, एक ए वाला हो गया, एक ए वाला, एक कर्व सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले जो होगा छोटा सा डी ए बना लेते हैं, डी ए जो होगा इस तरफ होगा, ठीक है, इस फेस का जो होगा डी ए, यहाँ पर डी ए जो बनेगा वो इस तरफ बनेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ ही है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 0। अच्छा, इस फेस का जो बनेगा डी ए छोटा सा वो इस तरफ ही बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 0। ये जो इस फेस का डी ए जो होगा वो ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, डी ए इस तरफ है, इस तरफ है, तो थीटा का वैल्यू कितना है, 90 है, इसको 1 बोल रहे हैं, इसको 2 बोल रहे हैं, इसको 3, 3 फेस है, तो टोटल फ्लक्स 3 फेस से निकलेगा, तो इनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो फाइनाइट जो होगा मेरा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 होगा, ठीक है। अच्छा, इस तरफ लिख रहे हैं फाइनाइट, φ1 कितना होगा, φ1 कौन सा लिए थे, ए वाला, तो होगा ई डी ए कॉस 0 है, ठीक है, प्लस φ2 ई डी ए, φ2 किसको लिए थे, इसको, तो यहाँ पर भी cos 0 होगा, प्लस ई डी ए कॉस आपका 90, cos 90 वाला 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1, यहाँ पर डी ए हो गया, ई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1, यहाँ पर डी ए का इंटीग्रेशन एरिया वाला आएगा, ए वाला टोटल एरिया आएगा आपका, ए वाला और ए वाला टोटल एरिया है, तो एरिया कितना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए लेट किया, ये आ गया ये है प्लस ये है, तो कितना हो गया 2EA, फाई कितना है 2EA। अब गॉस लॉ के अनुसार इस सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना, इतना ही तो चार्ज है ना, इतना ही चार्ज है, ठीक। तो गॉस लॉ क्या बोलता है, फाई इक्वल टू Q इन बाय सॉरी एप्सिलॉन नॉट, तो Q इन कितना है, एक यूनिट एरिया माने 1 मीटर स्क्वायर में, मेरा 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है, सिग्मा, वो तो दिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है सिग्मा, 2 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा 2 सिग्मा, तो एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया ए है जो इनक्लोज्ड है, ये सिलेंडर जो ऐसे कट के बनेगा, जैसे कि ये बुक है, ठीक है, इसके अंदर ऐसे ही सिलेंडर बनेगा ना, तो इतना ही चार्ज है ना, चार्ज है कितना होगा सिग्मा इंटू ए कर देंगे, तो चार्ज मेरा जो आएगा क्यू इन कितना आ जाएगा सिग्मा इंटू ए, चार्ज कितना आ जाएगा सिग्मा इंटू ए, तो फाई जो हो जाएगा मेरा इधर सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फाई की जगह सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन, इधर कितना आ गया 2EA, ए से कैंसिल हो गया, ई का वैल्यू कितना आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ला डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x बाय r, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, क्लियर है। ड्यू टू थिन प्लेन इनफाइनाइट शीट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय
2 एप्सिलॉन नॉट। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सीट, मतलब यहाँ से डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करे, इधर भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा चलिए इसको मैं आगे बताता हूँ। आगे बढ़ता हूँ, चलिए। ला 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 ला, बहुत आसान है, कोई ना कोई एक या दो डेरिवेशन आ ही जाएगा, चाहे आईएससी हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो, कोई किसी में भी पूछ लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड से एक डेरिवेशन 3 नंबर या 2 नंबर का आ ही जाता। अच्छा यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऐसे है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, यहाँ पर एक ऐसे, ये आगे जाके कैपेसिटर हो जाता है, ठीक है, ये वाला ऐसे है, ठीक है। इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका भी सिग्मा है, ठीक है, मतलब ये दो ऐसे है, समझ लीजिए ये दो ऐसे सीट है, मतलब ये ऐसे 2 सीट है, ठीक है, ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पूछा है इस P पॉइंट पे, इस K पॉइंट पे और इस M पॉइंट पे, ठीक है। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस तरफ होगा, इसका इस डायरेक्शन में होगा, और इसका इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर क्यू नॉट रखेंगे तो इसको इस तरफ धक्का देगा, यहाँ पर क्यू नॉट रखेंगे तो इसको इस तरफ, तो यहाँ पर इसके वजह से जो इसके वजह से होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके वजह से इस तरफ होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ईपी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0। ईपी कितना होगा, 0। तो मैंने ए वाला ए पॉइंट है तो इसको इस तरफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ए भी इस तरफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। लेकिन इस पॉइंट पे इसका इस तरफ आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, इसका भी इस तरफ ही आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो दोनों को जोड़ेंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, तो कितना आ जाएगा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन कट गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन। इधर भी उतना ही आएगा क्योंकि ए इसको इस तरफ देगा और ए भी इसको इस तरफ देगा, तो कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ठीक। अगर मान लीजिए अपोजिट नेचर का हुआ तो भी बता दे रहा हूं, इस तरफ दिल दीवाना दिल से चुरा के माने ना, समझाने से समझे, मान लीजिए ए प्लस प्लस है पूरा। बोर्ड एग्जाम से पहले मैं ट्राई करूंगा सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का वीडियो बनाने का, ठीक है। अच्छा सॉरी, एक माइनस होगा, गाना में सर आप खो जाते हैं तो गलत कर देते हैं, गाना मत गाइए, चुपचाप पढ़ाइए, बोर्ड एग्जाम सामने है। अच्छा माइनस सिग्मा है, ये प्लस सिग्मा, ठीक है, इस पी पॉइंट पे बोला है, फिर इस एम पॉइंट पे और इस एन पॉइंट पे, ठीक है। तो माइनस के वजह से क्या होगा, ये इसको माइनस के वजह से इस तरफ होगा, ठीक है, और प्लस के वजह से भी इस तरफ होगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसके वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन होगा और इसके वजह से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, तो बीच में कितना हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन। इसके यहाँ पर इसके वजह से इस तरफ होगा और इसके वजह से इस तरफ होगा, नेगेटिव है तो खींचेगा, तो नेट यहाँ पर ई एम जो होगा वो 0 होगा, और यहाँ पर इसके वजह से आप खींचेगा, इसके वजह से इस तरफ होगा, तो नेट यहाँ पर ई एन भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, स्पेरिकल वाला लेते हैं, स्पेरिकल वाला लेते हैं, ठीक है। हाँ हाँ इसके स्पेरिकल वाला ले रहे हैं, मिटा रहा हूँ। चलिए लास्ट डेरिवेशन देखते हैं, 8 नंबर। इलेक्ट्रिक फील्ड due to thin spherical cell, इसका 3 केस होगा, एक आउटसाइड होगा, एक इनसाइड होगा, एक सरफेस पे होगा, ठीक। तो पहला केस जो होगा आउटसाइड, पहला केस क्या होगा, आउटसाइड ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका सिग्मा होगा, ये सेल है तो पूरा सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया सेल, ठीक है।
तो इसका जो गॉसियन सरफेस बनेगा ना, इसका भी गॉसियन सरफेस आपका स्पेरिकल, थीन स्पेरिकल सेल ही बनेगा। ठीक है, ला 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 ला, हमको तुमसे प्यार है या बेकरार है। अच्छा, इस पॉइंट पे पूछा है, इस पॉइंट पे यहाँ से ए वाला डिस्टेंस आउटसाइड है, इस पॉइंट पे ए वाला डिस्टेंस आर है। इस सरफेस चार्ज डेंसिटी जस्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ। ठीक है, रेडियस कितना आर है। ठीक, तो इस पॉइंट के अबाउट मुझे इस पॉइंट पे पूछा है ना, पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट पे के अबाउट क्या है, थीन स्पेरिकल सेल बना लेंगे। गॉसियन सरफेस इसका क्या हो गया, थीन स्पेरिकल सेल हो गया ऐसे। अच्छी, थीन स्पेरिकल सेल बन गया। तो ये जो आर है, आर जो है केस 1, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो सबसे पहले यहाँ पर डी ए काटे हैं, डी ए काटेंगे तो इसका जो होगा बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ही आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ ऐसे 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 बाहर की तरफ ही होगा। ठीक है, इधर बनाएंगे तो ऐसे ऐसे ऐसे, जहां भी देखिए डी ए इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ। थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है आपका, थीटा का वैल्यू 0। तो फ्लक्स पूरा एकदम, ये चार्ज यहाँ पर रखा हुआ, फ्लक्स पूरा ऐसे एकदम बाहर ऐसे 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 फ्लक्स पूरा चारों तरफ से निकल रहा है। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पर फाई जो होगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा तो 0 है, तो फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0। तो फाई हो जाएगा आपका ई डी ए, ई तो कांस्टेंट है सब जगह, देखिए यहाँ से यहाँ पूरा कांस्टेंट है सब जगह, ई आपका बाहर निकल आएगा, तो बचा डी ए। ठीक, सॉरी, आपका क्या बचा, डी ए। तो डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पूरा एरिया हम लेंगे, पूरा एकदम सरफेस एरिया लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो फाई जो होगा आपका ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फ्लक्स आ गया। अच्छा, फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ फाई क्या होता है, क्यू इन बाय एप्सिलॉन। तो इस सरफेस के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ये वाला चार्ज है। ठीक है, तो इसका जो चार्ज निकालेंगे, चार्ज डेंसिटी कितना दिया, सिग्मा, माने 1 यूनिट एरिया में आपका सिग्मा दिया, तो इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, बाहर वाला इधर वाला हम गॉसियन सरफेस यहाँ पर लेंगे। ठीक है, क्योंकि गॉसियन सरफेस से फ्लक्स निकल रहा है ना, यहाँ से निकल रहा है ना, तो यहाँ से आपका इसका टोटल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और उसका सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज पता चल जाएगा कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना है। तो क्यू इन जो यहाँ पर होगा आपका, क्यू इन जो होगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि टोटल चार्ज ए वाला है। ठीक है, तो फाई जो यहां से निकलेगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। और ए वाला और ए वाला दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। करते हैं बराबर, यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, तो E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या करिए, 4 पाई कट गया, E आपका आ गया सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपका आ गया। ये आउटसाइड का केस है। ठीक है, तो आउटसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे वेरी कर रहा 1 बाय आर स्क्वायर, 1 बाय आर स्क्वायर। सिग्मा होता है क्यू बाय एरिया, वो भी रख के देखते हैं, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर रख के देख के चेक करते हैं। ठीक है, तो क्या कैसा फील होता है देखते हैं। तो ये आपका आउटसाइड वाला निकल गया, आपका कितना निकला, ई आउटसाइड जो निकला है आपका सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा क्या होता है, क्यू बाय ए। तो चार्ज यहां पर मान लीजिए क्यू डिस्ट्रीब्यूट किया, क्यू चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्यू चार्ज। टोटल एरिया कितना, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो वाला पुट करते हैं यहाँ पर। तो ई आउटसाइड जो आएगा आपका सिग्मा का वैल्यू क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर, और बाहर में क्या है आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पर आर स्क्वायर कट गया, कितना है क्यू, तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर।
तो लग रहा है ना एक पॉइंट चार्ज का होता है, तो पॉइंट चार्ज का भी तो ही होता है, क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ से आर डिस्टेंस दूर पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर, के का वैल्यू यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो जो स्फीयर है ना, थीन स्पेरिकल सेल है ना, आउटसाइड में माने जो थीन स्पेरिकल सेल बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, बाहर के आउटसाइड के लिए वो बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज, माने यहाँ पर थीन स्पेरिकल सेल रखा हुआ, ये आर डिस्टेंस पे चाहिए तो पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, बाय ए वाला याद रखिए, ठीक है। एट सरफेस, एट सरफेस, एट सरफेस वाला देख लेते हैं, इधर मिटा दे रहा हूं, फिर इनसाइड वाला देख के खत्म करेंगे इसको। एट सरफेस ये 2 नंबर, एट सरफेस, एट सरफेस स्मॉल आर का वैल्यू कितना होगा कैपिटल आर के बराबर, सरफेस पे आ गया स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर, तो ई जो होगा सरफेस पे कितना होगा सिग्मा इंटू आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल, सरफेस पे आपका आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सरफेस पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटेगा, ठीक है, सरफेस पे मैक्सिमम होगा। अब इनसाइड वाला केस देखते हैं, सरफेस पे कितना आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब इनसाइड वाला केस देख लेते हैं, तीसरा केस, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो तीसरा केस जो होगा आपका, तीसरा केस, तीसरा केस यहाँ पर तीसरा डाल देता हूं, इसको मिटाना होगा पूरा, इसको बने रहने देते, पूरा ही मिटा देंगे, गंदा लग रहा है। तीसरा केस जो होगा इनसाइड आर लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। अच्छा, इन स्फेरिकल सेल है, इनसाइड मतलब यहाँ पे मान लीजिए इस पी पॉइंट पे बोला है, तो इस पी पॉइंट के बाद क्या बना लेंगे स्पेरिकल सेल बना लेंगे, थीन स्पेरिकल सेल बना लिए, ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक डीए जो होगा वो बाहर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए अंदर की तरफ ई है, तो थीटा कितना है 180 है, ठीक है। यहां पर भी बना लीजिए डीए क्या होगा बाहर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, थीटा कितना होगा 180, ठीक। तो मुझे मेरा फ्लक्स जो होगा देखते हैं, ई डॉट डीए, तो फाई जो मेरा होगा ई डीए कॉस 180, कॉस 180 माइनस होता है, तो माइनस ई कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, बचेगा डी ए, तो डी ए इसका एरिया कितना देगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो फाई जो आया मेरा माइनस ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब गॉस लॉ से फाई का वैल्यू को पुट करते हैं, फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ फाई क्या होता है क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो गॉसियन सरफेस के अंदर देखिए तो चार्ज कितना है जी, चार्ज तो है ही नहीं, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना है चार्ज 0 है, तो क्यू इन का वैल्यू कितना है मेरा 0 है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 बाय एप्सिलॉन कितना होगा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 0 माइनस ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये वाला टर्म तो 0 नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0, तो अंडर inside the thin spherical cell electric field is 0, E inside is 0। अच्छा, E inside 0 है तो नोट देकर लिखेगा अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर क्या होता है 0 होता है, ठीक है। इसका डायग्राम, इसका ग्राफ इसमें, तो इसका ग्राफ देख लेते हैं, इसका ग्राफ देखेंगे, बाहर में जो देखे थे ई आउटसाइड जो आया था मेरा कितना था क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर ही तो आया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यानी ई जो था आउटसाइड वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ई सरफेस पे कितना था आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट था, सरफेस पे मैक्सिमम था, ठीक है। और ई इनसाइड कितना था आपका 0 है, तो इसका ग्राफ हम यहां से बना रहे हैं, चलिए ई वर्सेस आर, इस तरफ ई है इस तरफ आर है,
स्फेरिकल सेल, ठीक है। अच्छा, ला 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 ला, ठीक है, हो गया ऐसे। कितना सुंदर बनाओगे इसको, जब तक मन नहीं भर जाए उतना सुंदर बनाएंगे इसको। अच्छा, ठीक है, तो ए ई इस तरफ ई है, तो यहां से यहां तक मतलब ई जो होगा, यहां से ए इनसाइड है, आर इक्वल टू कैपिटल है, तो ई इनसाइड कितना होगा, 0। ए इनसाइड कितना है, 0। ई का वैल्यू अंदर में कितना होता है, यहाँ पर 0 होगा। जैसे ही सरफेस पर आएगा, सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगा, ऐसे सरफेस पे यहाँ पर जो वैल्यू होगा, जस्ट यहाँ पर ऐसे करते हैं, इस सरफेस पे, ठीक है, सरफेस पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, आर इक्वल टू, ठीक है। और आउटसाइड में ऐसे हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ई आउटसाइड 1 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका ग्राफ है। टोटल 8 डेरिवेशंस था, जो जो जितना भी डेरिवेशन था इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड्स का, जो इंपॉर्टेंट था बोर्ड्स के लिए, मैंने सारा करवा दिया, ठीक है। और हैप्पी चिल्ड्रंस डे, आप लोग इंजॉय कीजिए और पढ़ाई भी कीजिए, क्योंकि सामने बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।